नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे खोरठा नाटक डाह। यह उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड CGL की तैयारी कर रहे हैं या तो वनरक्षी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें खोरठा रखे हैं आप, तो उसके लिए उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले डाह नाटक के लेखक के बारे में हम लोग थोड़ा जानें। तो इनके लेखक हैं सुकुमार, जिनका जन्म 2 नवंबर 1958 को हुआ था और जन्म स्थान है भेंड्रा ग्राम और यह जिला बोकारो में पड़ता है। सुकुमार आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसिद्ध लोक गायक भी हैं और इन्होंने हिंदी नाटक में हरिश्चंद्र, तारामती, दूसरा ज्वाला दहेज का, तीसरा दो भाई, चौथा सिकंदर एक आजम भी लिखे हैं। ये सभी हिंदी नाटक हैं। तो इनका खोरठा का किताब भी हम लोग देखते हैं कि इन्होंने खोरठा में कौन कौन से किताब लिखे हैं। तो आइए देखते हैं खोरठा किताब। सुकुमार द्वारा लिखे गए खोरठा किताब डाह ये नाटक है। पैनसोखा खोरठा गीत संग्रह है। ये संबाती, झिंगूर, मदन भेरी और बाबा हाथेग रतन ये खंड काव्य है। ये सुकुमार जी का खोरठा किताब है ये सब। और आइए देखते हैं कुछ सम्मान जिससे उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 1993 में खोरठा रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह बोकारो खोरठा कमेटी द्वारा दिया गया है। 2006 में अखड़ा सम्मान उनको मिला है और यह झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा दिया गया है। – 2007 में भी उन्हें सम्मानित किया गया परमवीर अब्दुल्ला हमीद सेवा सम्मान से और यह शोषित मुक्ति वाहिनी द्वारा सम्मानित किया गया। आइए डाह नाटक के प्रमुख पात्र की बात करें तो कौन कौन से हैं। थोड़ा सा डाह नाटक के बारे में हम लोग और विशेष जान लें, उसके बाद पात्र परिचय देखेंगे हम लोग। मुख्य बात जो लिखे हैं वह लेखक खुद लिखे हैं, सुकुमार जी। दूसरा है प्रकाशक तो श्रीमती कुंती देवी और प्रथम संस्करण डाह नाटक का हुआ है वह 1992 में। और मुख्य पृष्ठ चित्रकार जो है किए हैं वो दिनेश दिनमणि। भूमिका लिखे हैं शिवनाथ परमानिक और समीक्षा को कहते हैं औतन पोतन डॉक्टर AK झा के द्वारा किया गया है। पहला बार नाटक जो खेला गया वह बसंत पंचमी में खेला गया और वह 7/2/1984 में। नाटक करनेहार कौन थे, नाटक करने वाले कौन कौन लोग थे। नवीन बाल समिति जवाहर राष्ट्रीय भेंड्रा के सदस्य थे। इसका पात्र का परिचय हम लोग देख लें कि इस नाटक में कितना पात्र है। तो जैनी पात्र जो है, स्त्री पात्र वो 2 है। एक रचना है जो विवेक की पत्नी है और भावना जो है वह विराट की पत्नी है। दोनों ही ने पॉजिटिव रोल अदा किया है। दूसरा है मर्द पात्र में कहिए कि पुरुष पात्र जो है उसमें से विवेक जो है वो नायक हैं। इस नाटक के नायक शेखर विवेक का छोटा भाई है जो खेती करता है। सेठ रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं। ध्रुव सिंह आपका रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर हैं। और विराट एक धूर्त लड़का है, ईर्ष्यालु लड़का है जो खलनायक का रोल किया है इसमें विराट। जग्गा कारखाना का सुपरवाइजर है
गुप्ता जी एक सरकारी वकील हैं और बख्शी जी जो हैं वो दूसरे पक्ष का वकील है। तो ये हम लोग देखें पात्र परिचय। अब हम लोग कहानी पर आएंगे और पूरा नाटक का क्या है सारांश वो देखेंगे और फिर हम लोग प्रश्नोत्तर भी देखेंगे बाद में। डाह जो है कहानी, डाह जो नाटक है यह एक सामाजिक नाटक है और इसका संक्षिप्त परिचय देखेंगे। उससे पहले डाह का हम लोग मीनिंग समझ लें। डाह शब्द का क्या अर्थ होता है? तो डाह का हिंदी मीनिंग हो गया ईर्ष्या, ज्वेलस। उसको हम लोग खोरठा में जलन भी कहते हैं और परपरी भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं गांव में कोई तरक्की करता है तो एक दूसरे लोग जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, परपरी करने लगते हैं। तो उसी पर आधारित यह एक नाटक है जिसको सुकुमार जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किए हैं। और इसमें क्या है कि विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं, दोनों आपस में भाई हैं। बड़ा भाई का नाम विवेक है और छोटा भाई जो है वो शेखर है। दोनों भाई के बीच आपसी प्रेम है। बड़े भाई की शादी रचना से होती है। तो बड़े भाई की पत्नी का नाम क्या हुआ? रचना। पूरा परिवार में आपसी तालमेल से तरक्की कर रहा है। रचना भी एक व्यवहार कुशल महिला है और विवेक बोकारो के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और कंपनी का नाम है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। ध्यान रखिएगा कि कभी कभार पूछ लेता है कि विवेक किस कंपनी में काम करता था। तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में विवेक काम करता था। विवेक का छोटा भाई शेखर घर में ही खेती बाड़ी का काम करता है। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार हैं, इसीलिए दोनों भाई अपने अपने जगह तरक्की कर रहे हैं। विवेक की ईमानदारी से खुश होकर उसके मालिक उन्हें सुपरवाइजर से फोरमैन में प्रमोशन कर दिया जाता है। इधर शेखर के खेतों में भी उपज बढ़ जाती है और नए बैलों का जोड़ा भी खरीद लेता है शेखर। तो कुल मिलाकर के उस परिवार का तरक्की बढ़िया है। दोनों ईमानदारी से खटते हैं, दोनों में बहुत प्रेम है। तो अब आइए देखते हैं कि कहानी कहाँ करवट लेता है। विवेक के गांव में ही विराट नाम का एक आदमी है। कौन नाम का? विराट नाम का आदमी है जो इस नाटक में खलनायक का रोल किया है। तो विराट नाम का एक आदमी है जो बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु आदमी है। विराट जो है वह दुष्ट भी है और ईर्ष्यालु भी है। विराट जो है विवेक के कारखाने में ही विवेक के अंडर काम करता है। विराट प्रतिदिन शराब पीता है, जुआ खेलता है, यहाँ तक कि जुआ खेलने में अपनी पत्नी तक का जेवर भी बेच दिया होता है। अपनी पत्नी एवं घरवालों के साथ साथ मारपीट भी करता रहता है। तो विराट को किसी भी काम को ढंग से नहीं करता। विराट किसी भी काम को ढंग से नहीं करता है। कहिए कि वह कामचोर है। वह कारखाने में भी ढंग से काम नहीं करता है और अपने साथियों को भी काम नहीं करने देता है। अपने साथियों को खुद बहका देता है और सच मानिए तो खुद महीने में 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता है, लेकिन पूरा वेतन के लिए खिच करता रहता है। विराट के काम चोरी और नागा से परेशान होकर विवेक उसका हाजिरी काट देता है और इसी बात को लेकर विवेक और विराट में कहासुनी हो जाता है और विराट विवेक को देख लेने की धमकी देता है। लेकिन दुष्ट विराट कारखाने में विवेक का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, पर विराट अपने साथ काम करने वाला एक बोतलयार जग्गा की मदद से किसान शेखर को अपने भाई भाभी मतलब विवेक भाई भाभी के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। शेखर को अपने भाई के प्रति उल्टा पुल्टा समझाकर अपनी भाई से ही लड़ने के लिए उकसाता है
भोला भाला शेखर विराट के बहकावे में आकर अपने भाई भाभी से झगड़ा करता है, पूरा जगह जमीन बंटवारा करने को कहता है। विवेक अपनी भाई की हरकतों से परेशान और हैरान होता है और शेखर को झिड़क देता है। इसी बात का फायदा उठाकर विराट शेखर को और बहका देता है, जिससे शेखर समझ लेता है कि सही में उसका भाई विवेक उससे छल कर रहा है। शेखर विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है। ध्यान दीजिएगा, यह बंदूक तान देता है। इधर पहले से ही ताक लगाए विराट, यह दुष्ट व्यक्ति अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है, जिससे मौके पर ही विवेक मर जाता है। कभी बंदूक न छूने वाला शेखर दंग रह जाता है। वह समझता है कि उसी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। वह बदहवास सीधे थाना चला जाता है और खुद को अपने भाई का हत्यारा बताकर अपने को पुलिस के हवाले कर देता है। इधर विराट अपनी कामयाबी से खुश होकर सीधे अपनी पत्नी के पास चला जाता है और जिस पिस्तौल से वह विवेक को मारता है, वह पिस्तौल अपनी पत्नी भावना को देते हुए कहता है कि इसे वहाँ छिपा दो जहाँ से जमराज भी बंदूक खोज न सकें, यहाँ तक कि भगवान भी बंदूक खोज न सकें। तो उसकी पत्नी, विराट की पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। भावना तो विराट के अत्याचार से पहले से ही तंग थी। रोज़ रोज़ शराब पीकर मारना पीटना, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करना, शराब के लिए गहने जेवर बेचना विराट का पुराना आदत था, आम बात था। अब इससे ज़्यादा अत्याचार भावना से नहीं सहा जा रहा था। तो आगे देखिए क्या होता है। अब क्या है कि शेखर पर चूँकि मृत्यु तो हो जाती है विवेक का और उसे मारने वाला होता है विराट, लेकिन शेखर जब जेल चला जाता है तो शेखर पर मर्डर केस चलता है। जिस दिन शेखर की सज़ा के लिए अंतिम फैसला होना था, अदालत में विराट की पत्नी भावना ने इस मामले में एक नया मोड़ दे देती है। उसने विवेक के असली हत्यारा विराट को बताया और उसने उस पिस्तौल को अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक की हत्या शेखर ने नहीं बल्कि विराट ने किया है। यहाँ पर भावना ने बहुत हिम्मत का परिचय दिया, सत्य का साथ दिया। तो भावना जैसी महिलाएं होनी चाहिए आज की डेट में भी। तो विराट ने किया यह मृतक के सीने से निकले गोली और पिस्तौल की गोली के आधार पर यह साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं, शेखर के पास बंदूक था और विराट के पास पिस्तौल था। तो ये साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से की जाती है। इस प्रकार अदालत विराट को पकड़कर शेखर को रिहा कर देती है। यहाँ पर विराट दोषी साबित हो जाता है और शेखर निर्दोष साबित हो जाता है। अदालत से घर आने पर शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है, जिसमें विवेक द्वारा अपनी हिस्से का भी जमीन जायदाद शेखर के नाम से लिखा होता है। इसे पढ़कर शेखर को काफ़ी अफसोस होता है कि जिस भाई पर हम शक संदेह कर रहे थे वह तो देवता तुल्य था। पश्चाताप के तौर पर शेखर जाकर अपनी विधवा भाभी के पैरों पर गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। इस तरह से यह नाटक एक सामाजिक नाटक है जिसका अंत काफ़ी दुखद है। यदि मित्रों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो अब कर लें और बेल आइकन से भी आप दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए और आप इसे पढ़ कर के लाभान्वित हो सकें। और एक और भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देते हैं तो आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।
नेक्स्ट में हम लोग इसी का प्रश्नोत्तर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।